हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार एसकेवी अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी बच्चों? हम लोग PYQ सीरीज को कर रहे हैं। लाइक वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड टिल फ्रॉम 2018 टू 2023 जो जितने भी PYQs क्वेश्चंस हैं विच इज बेस्ड ऑन ऑल चैप्टर्स विच वी हैव कवर्ड इन प्रीवियस वीडियोस, है ना। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो 2022 का PYQ है ना। देखिए, PYQ कराने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सा है आप लोगों के लिए। और अभी क्यों करा रहे हैं? क्योंकि देखिए, आपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए बेटा, उस पे सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए आप उनको करके देखेंगे या आप हमारे साथ कर रहे होंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि इन सभी टॉपिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। क्यों बार बार जो बोर्ड है उस सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को से बार बार क्वेश्चन पूछना चाह रहा है ना। तो आप सबसे पहले आपको दो चीजें यहां से पता चलेंगी। पहली चीज ये कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है और किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। ठीक है, तो आइए जरा सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, पढ़िए जरा सवाल बेटा एंड केयरफुली रीड करिएगा। कह रहे हैं कि ए बेल फिक्स्ड ऑन ए साइकिल रिंग, देन द एनर्जी कन्वर्जन टेक प्लेस। किस तरह की एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, किस तरीके से कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ये चीजें देखनी है। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि एनर्जी कन्वर्जन और यूनिट कन्वर्जन से हर साल ऑलमोस्ट सवाल आता है ना। एक टेबल मैंने बनवाई थी, उस टेबल को याद करिए। और इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, दिस इज एप्लीकेशन बेस्ड, है ना। एमसीक्यू के अंदर देखिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लाइक इट्स आर डे टू डे लाइफ पार्ट, है ना। कहीं ना कहीं हम रिंग तो करते हैं बाइसिकल को जब चलाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आइए देखते हैं जरा बेटा। अगर ये मान लीजिए कि आपका बेल है और इस बेल के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगा रहता है और इस तरीके से ये कवर्ड रहता है, और यहाँ पे साइड से क्या होता है, एक लीवर टाइप लगा रहता है जिसपे हम लोग थंब से इसे प्रेस करते हैं और ये रिंग करता है। देखिए, हो ये रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे मुझे ये तो पता चल गया है कि साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, बट किस एनर्जी से प्रोड्यूस हो रही है ये नहीं पता। इस चीज को कंफर्म करते हैं जरा। पहला ऑप्शन देखिए, ये तो गलत है क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी थोड़ी प्रोड्यूस हो रही है। दूसरा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी गलत है, कोई बिजली भी नहीं बन रही है। तीसरा देखिए, आप देखेंगे तो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, ये फर्स्ट ऑप्शन गलत क्यों है इसको देखिएगा। यहाँ पे भी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है एट द कॉस्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तब आती है फिगर में, है ना, पिक्चर में, जब वो चीज कोई बॉडी जो है नीचे गिर रही होती है अंडर दी एक्शन ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो यहाँ पे तो कोई चीज ऐसे गिर नहीं रही है। हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली इसे प्रेस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बेटा, प्रेस कर रहे हैं। तो प्रेस करते टाइम जो भी एनर्जी लग रही होगी उससे साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट गिर तो नहीं रहा है, बॉडी कोई गिर तो नहीं रही है ना। तो ये भी है हमारा ऑप्शन, ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। ओके, तो एक मिनट बेटा, हाँ चलिए। तो बेटा ये ऑप्शन हमारा बी है, काइनेटिक एनर्जी दैट कन्वर्ट्स इनटू साउंड एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे हम कहीं ना कहीं मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं। कौन सी एनर्जी लगा रहे हैं, मैकेनिकल, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा होगा, अंदर बहुत सारे पार्ट्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और ये ऊपर वाले कवर के साथ क्या होते हैं, स्ट्राइक कर रहे होते हैं कंटिन्यूअसली, तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जो स्ट्राइकिंग है वो कहीं ना कहीं किसकी वजह से आ रहा है, किसी चीज के मूवमेंट की वजह से। और हम क्या कर रहे हैं, इसको मूव करा रहे हैं। तो आप बोल सकते हो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, साउंड एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी कौन सी, आप देख सकते हैं सबसे बेस्ट आंसर, मोस्ट सुटेबल आंसर जो होगा आपका बी ऑप्शन होगा। चलिए आइए जरा नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। अ डोर लॉक, पढ़िए आप लोग पढ़िए बेटा, अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को और रीड करके, है ना, समझने की कोशिश करिए क्या है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अ डोर लॉक इज ओपन बाय टर्निंग अ लीवर, जिसे हमने हैंडल बोला है ना, एट द ऑफ लेंथ 0.2 मीटर। यानी मुझे लेंथ दे दी, है ना, लेंथ दे दिया गया है 0.2 मीटर। इफ द मोमेंट ऑफ द फोर्स, हमें मोमेंट ऑफ द फोर्स दिया हुआ है कितना, 1 न्यूटन। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, है ना, इस डोर को ओपन करने के लिए। आइए जरा, मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट का फॉर्मूला होता है बेटा क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है वो क्या है, एल है। तो फोर्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो फोर्स की वैल्यू किस तरीके से निकाल दी जाएगी, है ना। ये कितना दिया हुआ है, 0.2 एंड दिस इज 1 न्यूटन मीटर, है ना।
तो यहाँ से मैं f की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, दिस विल बी 1 डिवाइड बाय 0.2 और हमारा कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। देखिए जरा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप सिंपल क्वेश्चन है, इस चीज को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी तरह की प्रॉब्लम है तो बेटा इस लेक्चर पे बेस्ड है ना, इस टॉपिक पे बेस्ड जो लेक्चर है आप लोगों को लेक्चर के अंदर है ना, जो भी प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट को खोलेंगे आप लोग, तो उस प्लेलिस्ट के अंदर टॉपिक वाइज लेक्चर दिए गए हैं है ना, तो उस टॉपिक को पर्टिकुलरली जाके देखिए, समझने की कोशिश करिए। सपोज करिए मोमेंट नहीं समझ में आता तो आप मोमेंट वाले लेक्चर पे जाइए, लेक्चर के थंबनेल में आपको टॉपिक के नेम दिए हुए और उस पर्टिकुलर पार्ट को अच्छे से देखिए, समझिए, देन आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ओके ये क्वेश्चन है, टाइम दीजिए बेटा, रीड करिए अच्छे से, समझने की कोशिश करिए सवाल में क्या पूछ रहा है। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है कि अ फोर्स F मूव्स अ लोड A टू C, A से C पे ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव हो रहा है ना। देखिए इस ऑब्जेक्ट पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। एक मिनट, ये देखिए है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे हमारा क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है ना, इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, यहाँ पे F लग रहा है, ये पॉइंट A से पॉइंट C पे जा रहा है। आइए आगे सवाल देखते हैं। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वर्क डन विच ऑफ दीज लेंथ वुड बी यूज एज ए डिस्प्लेसमेंट। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। पता है, तो A और C के बीच में बेटा शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस जो होगा वो पता है क्या होगा, आप गेस करिए खुद से क्या होगा। आप खुद सोचिए, यहाँ आप A पॉइंट पे हैं, आप A पॉइंट पे हैं एंड B पॉइंट पे हैं, इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल होता है वो होता है बेटा 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, 4 मीटर। तो आप कौन से लेंथ का यूज करोगे, आप 4 मीटर का यूज करोगे, ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, 4 मीटर का यूज करेंगे। देखिए बहुत बच्चे इस सवाल को देखते ही घबरा जाएंगे, यहाँ पे एक एक ट्रैप है 37 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 37 डिग्री एंगल। आप देखो कि बच्चे तो सोचेंगे 37 डिग्री का एंगल की वैल्यू नहीं जानते हम लोग, तो बहुत सारे बच्चे सवाल भी स्किप कर देंगे, इवन एंगल को ही देख के। वहां सवाल क्या पूछा है, देखिए फिगर जो आपको दिया हुआ है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है ना, लाइक आपको 37 डिग्री एंगल देके वो ट्रैप करना चाहता है, तो आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना है, आपको जो सवाल पढ़ना है, और सवाल पढ़िएगा तो बिल्कुल कुछ नहीं पूछा गया है ना, हमसे बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। Which of the following is a class 3 lever? देखिए जरा, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है FLE, दिस इज योर फर्स्ट क्लास, दिस इज सेकंड क्लास एंड दिस विल बी योर थर्ड क्लास लीवर। तो हमसे बोल रहा है कि थर्ड क्लास लीवर कौन सा है, यानी थर्ड क्लास लीवर वो है जो एफर्ट बीच में आ रहा हो है ना, कहीं ना कहीं यहाँ पे एफर्ट आ रहा हो, इधर लोड आ सकता है और इधर आपका फलक्रम आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि बीच में क्या आना चाहिए, एफर्ट। अब देखिए पेयर ऑफ सीजर, सीजर के बीच में हमारा क्या आता है, अगर आप सीजर की बात करोगे तो फलक्रम बीच में आता है, तो ये तो बेटा क्लास 1 लीवर हो गया है ना, फलक्रम बीच में आता है। व्हील बैरो की अगर बात करोगे तो फलक्रम किस साइड आता है, अगर आपको याद होगा फलक्रम हमारा किसी एक साइड आता है ना, और लोड सेंटर पे आता है, तो यहाँ पे लोड सेंटर में आता है, इसलिए क्लास 3 लीवर हो गया, सॉरी क्लास 2 लीवर हो गया। ठीक है, क्रोबार, क्रोबार भी हमारा क्लास 1 लीवर है, ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी फलक्रम हमारा क्या आता है, सेंटर में आता है। अच्छा, ह्यूमन फोरआर्म की अगर मैं बात करूं, मैंने एक डायग्राम बनाया था जिसमें आप लोगों को दिखाया था मैंने, है ना, इस तरीके से होता है, ये ठीक है, कितना अजीब सा,
अरे चलिए काम चल जाएगा। मैंने ये बताया था कि ये वाला पार्ट क्या है, फलक्रम है आपका। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आपके मसल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, यानी ये क्या हो गया आपका ई। और यहाँ पे बेटा आपका कहीं ना कहीं लोड रखा होगा, यानी किसी चीज को आप उठा रहे हो। ठीक है, तो हमारा फलक्रम कहाँ गया, सेंटर में, तो इसका ऑप्शन डी आ गया। ठीक है, ओके। नेम द क्लास ऑफ द लीवर एज शोन इन द फिगर बिलो। अब देखिए ये क्या है, एक बॉटल ओपनर है। तो बॉटल ओपनर में अगर आप देखेंगे तो बेटा ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट सॉरी, ये पार्ट क्या है हमारा, फलक्रम है। ये पार्ट क्या है हमारा, लोड है। और ये पार्ट क्या है, एफर्ट है। तो आप देखिए बीच में क्या आ रहा है, बीच में हमारा लोड आ रहा है। और जब बीच में लोड आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, ये कौन सा क्लास है, क्लास 2 लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन ए स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग इज रोटेटेड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर मान लीजिए कि कोई स्ट्रिंग है ना, और ये स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग से मैं क्या कर रहा हूँ, घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ एक स्टोन को, है ना। तो ये स्टोन इस टाइप से मूव करेगा सर्कुलर पाथ में। अब जब ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो आप लोगों को पता होगा अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, जिसे मैंने बोला टेंशन, है ना, जो कि स्ट्रिंग में डेवलप होगा। और ये जो टेंशन फोर्स है, मैंने आप लोगों को बताया है, जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि सेंटर की तरफ लग रहा है। ओके, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हेन ए स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग इज रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, द टेंशन इज इन द स्ट्रिंग इज प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, क्या आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन। अच्छा, वर्क डन क्या होगा, जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसका वर्क डन बेटा हमेशा याद रखिएगा 0 होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म बीम ऑफ वेट 120 न्यूटन। 120 न्यूटन का एक बीम है, नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि इसका शेप रेगुलर नहीं है, लाइक इट इज नॉट अ रेगुलर रेक्टेंगल, है ना। तो ये यहाँ पे इसकी लेंथ बड़ी है, यहाँ पे छोटी होती जा रही है। एट वन एंड शोन इन द फिगर डायग्राम, है ना। कैलकुलेट द फोर्स टू कीप द बीम इन इक्विलिब्रियम। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है और इस फोर्स को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है ना। दिस फोर्स यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, अच्छा ये मैं कहूँ कि अगर मैं देखूं ये डायग्राम में आपको क्या बोला है, इस पॉइंट के अबाउट ये पूरा बीम क्या है, पाइवोटेड है ना। तो यहाँ पे एक वेट लग रहा है, एक वेट कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा, इसके सीजी पे। मतलब आप देखिए समझिए कि ये आपको कोई बीम दे दिया गया है और इस बीम का जो वेट है वो 120 न्यूटन है। तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी बीम का वेट, है ना, उसके सेंटर पे लग रहा होता है, सॉरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहा होता है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो पोजीशन दी हुई है वो ये दी हुई है, और यहीं पे आपका टोटल वेट इस स्केल का या बीम का लग रहा होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस कहां से करना है, इस पॉइंट से करना है, और इसी पॉइंट पे एफ की वैल्यू कितनी है ये कैलकुलेट करना है। तो आइए जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें पता है, अच्छा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये वाला जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, जो इसका वेट है, ये क्या कर रहा होगा, क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप कर रहा होगा, है ना। और ये होगा, ये भी हमारा क्या कर रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप करेगा। हाँ, ठीक है, तो ये चीज ऐसे घूमेगी, है ना। तो आइए जरा फोर्स कैलकुलेट करते हैं। मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं देखिए ऐसे, ये हमें क्या बोलना चाह रहा है, इक्विलिब्रियम में है ना, ये चीज इक्विलिब्रियम में है। तो मैं ये कहूं कि ये वाला जो फोर्स है कहीं ना कहीं इस वाले फोर्स के मोमेंट के बराबर आएगा, है ना। आप देखिए ये लिख दीजिए, अच्छा बेटा नहीं नहीं, इस चीज को समझिएगा, मैंने थोड़ा गलत बता दिया। ये वेट तो क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप करेगा ना, ये वेट तो क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप करेगा, है ना, इस पॉइंट के अबाउट। और ये वाला जो वेट है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप करेगा। ठीक है, इस चीज को समझेंगे। तो देखिए हमारा क्या होता है, इन इक्विलिब्रियम स्टेट, इन इक्विलिब्रियम स्टेट
क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है, ओके। तो आप देखिए क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन डेवलप कर रहा है? क्लॉकवाइज मूवमेंट बेटा ये वाला पार्ट डेवलप कर रहा है। ये वाले पार्ट का मतलब ये जो वेट है, ये जो सीजी पे लग रहा है, ये वेट क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप कर रहा है। तो सीजी का वेट कितना है? 120 न्यूटन, और पाइवोटेड पॉइंट से इसका सेंटर डिस्टेंस कितना है? 0.2 मीटर, ठीक है। वहीं अगर मैं देखूं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन डेवलप कर रहा है? ये वाला फोर्स है ना, ये जो फोर्स लग रहा है, ओके, ये फोर्स लग रहा है। आइए जरा, तो ये फोर्स बेटा कितना है? F है, मेरे को इसकी वैल्यू ही निकालनी है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 0.8। अब मुझे F की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए F को इधर ही रखेंगे और मैं बाकी सारी चीजों को इधर ले आऊंगा, यानी 120 इंटू 0.2 इंटू 0.8, ठीक है। देखिए डेसिमल से डेसिमल गायब कर दिया, इससे ये काटा तो ये 4 पे गया, और इसको इससे काटा तो ये 4 पे 30 पे जाएगा। तो मेरी जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा? 30 न्यूटन, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, पढ़िए जरा। बेटा कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो पॉज हो गई थी, चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, प्लीज रीड द क्वेश्चन, टेक योर टाइम। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मीरा चूज टू यूज अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ठीक है, ऑफ 9 पुलीज इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंगल मूवेबल पुली टू लिफ्ट अ हेवी लोड। हमें ये क्या दिया हुआ है? हमें ये सिचुएशन दी हुई है ना, कि मीरा ने क्या किया, ब्लॉक एंड टैकल पैटर्न में उसने 9 पुलिस वाला कॉम्बिनेशन यूज किया, और हमारा उस किसकी जगह पे? सिंगल मूवेबल पुली पे, ठीक है। ये सिचुएशन दे दी गई है, मतलब एक तरह का एप्लीकेशन दिया हुआ है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग, दैट इज नॉट एडवांटेज, दिस विल बी योर मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज। what is the mechanical advantage of using block and tackle system over a single movable pulley? अच्छा, आपको पता है कि अगर मैं ब्लॉक एंड टैकल पैटर्न की बात करूं, ठीक है, ब्लॉक एंड टैकल पैटर्न या सिस्टम, ठीक है, इसमें कितने पुलिस वो यूज कर रहा है? आई मीन यूज कर रही है 9 पुलिस, है ना। तो मैंने आप लोगों को ये बताया है कि मैकेनिकल एडवांटेज ब्लॉक एंड टैकल पैटर्न में किसके बराबर होता है? एन के बराबर। एंड व्हाट इज दिस एन इज नंबर ऑफ पुलिस, ठीक है, नंबर ऑफ पुलिस। तो हमारे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पुलिस हैं? 9, तो मैकेनिकल एडवांटेज विल बी 9, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज विल बी 9, एंड दिस 9 इज फॉर ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। अच्छा, अगर यही सिंगल मूवेबल पुली की बात करूं, सिंगल मूवेबल पुली, ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा, मैं एक बार फिर से बना देता हूं आप लोगों के लिए। देखिए बेटा, ये आपकी एक पुली है, ठीक है, दिस इज योर सिंगल मूवेबल पुली। हम इसको यहां से फिक्स कर देते हैं और यहाँ पे लोड लगा देते हैं, ठीक है, लोड लगा देते हैं। ओके, दिस इज योर लोड। और कहीं ना कहीं हम जो लोड की जो डायरेक्शन है, आई मीन आप बोल सकते हो ये जो लोड है नीचे की तरफ लग रहा होगा, है ना, दिस एल इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और उसी के अगेंस्ट इस स्ट्रिंग के अंदर क्या आ रहा होगा? टेंशन, एज आई टोल्ड यू, है ना। किसी भी चीज को जब हम उठाते हैं तो जिस रोप से उठाएंगे, जिस स्ट्रिंग से उठाएंगे, उस स्ट्रिंग के अंदर क्या डेवलप हो जाता है? टेंशन। तो इस लोड को उठाते टाइम आप देखोगे इन दोनों स्ट्रिंग के अंदर क्या होगी, क्या डेवलप होगी? टेंशन डेवलप होगी, ठीक है। तो दिस इज योर टी, दिस इज योर टी।
ओके, आप एफर्ट कहाँ अप्लाई कर रहे होगे बेटा? एफर्ट आपका जो अप्लाई हो रहा होगा वो इस पॉइंट पे हो रहा होगा, है ना, आप इस तरीके से खींच रहे होगे। लेकिन अगर आप देखोगे इसी एफर्ट के अगेंस्ट एक टेंशन यहाँ पे भी डेवलप होगा, ये टेंशन यहाँ पे भी डेवलप होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो अगर मैं मैकेनिकल एडवांटेज की बात करूं फॉर सिंगल मूवेबल पुली दैट इज लोड अपॉन एफर्ट, लोड की वैल्यू कितनी है बेटा? अगर आप देखेंगे तो लोड की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 2t के बराबर, एंड एफर्ट किसके बराबर होगा? t के बराबर, है ना। तो मैकेनिकल एडवांटेज फॉर सिंगल मूवेबल पुली विल बी 2। ठीक है, इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, इस तरीके से आपको लिखना है, देन ओनली यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, लाइक आप सिर्फ 9 and 2 वैल्यू लिख के आ जाओगे, है ना, तो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं होगा। तो आपको प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा कि वाई 9 and 2 यू आर गेटिंग इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, एंड हाउ, एटलीस्ट आप इसके लिए तो सॉल्व करिए ही करिए, इस डायग्राम को तो दिखाइए ही दिखाइए, ये तो बिल्कुल मस्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जरा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाई शुड सी कनेक्ट मोर नंबर ऑफ पुलीज इन द अपर फिक्स्ड ब्लॉक? देखिए इसके पीछे 2-3 रीजन है, उन रीजंस को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, देखिए जरा मैं रीजन लिखवाता हूं। ओके, मुझे लगता है यहीं पे लिखवाना पड़ेगा, है ना। देखिए बी पार्ट में आप लोग सबसे पहले तो एक ये लिख सकते हैं, टू इंक्रीज मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में आप लिख सकते हैं, लाइक सेकंड पॉइंट में, इसी क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट में, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ठीक है, एक मिनट में जरा रुक जाइए, मैं प्रॉपर तरीके से देखिए मैं इसे अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए मैं क्या लिख रहा हूं, है ना, सारी चीजें मैच्ड अप ना हो जाए। टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं ताकि आपका जो अपर पार्ट है ना, आप लोगों को पता होगा ब्लॉक एंड टैकल पैटर्न में कुछ पुलीज जो होती हैं ब्लॉक्ड होती हैं अपर वाली, है ना, और कुछ लोअर वाली जो पुलीज होती हैं वो मूवेबल होती हैं। ठीक है, जो कि लोड को अपलिफ्ट कर रही होती हैं। तो जो ब्लॉक एंड टैकल पैटर्न में हम जब नंबर ऑफ मूवेबल पुली की बात करते हैं, है ना, जो कि लोअर पुलिस का कॉम्बिनेशन है ना, तो वो वाले नंबर अगर आप देखेंगे तो वो क्या होते हैं चाहिए, वो होने चाहिए लेस देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ फिक्स्ड पुली और नंबर ऑफ पुलीज इन द ब्लॉक पार्ट, है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, इसके पीछे रीजन क्या है ना, बहुत सारी बुक में कुछ अलग अलग तरह की चीजें दी हुई हैं, आप सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को याद रखिए, टू दी पॉइंट चलिए, है ना। और यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज करना है। दूसरा पॉइंट ये याद रख सकते हैं कि आपका नंबर ऑफ टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, है ना। एक्चुअल जब आप डायग्राम बनाएंगे वहां पे जब आप रोप डालेंगे तो वहां पे आपको अगर आपके नंबर ऑफ पुलिस, नीचे वाले नंबर ऑफ पुलिस की बात करूं, अगर वो ज्यादा होंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो एफर्ट है वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा। जब ऊपर की तरफ लग रहा होगा तो हमें पता है कि ऊपर की तरफ लगाना हमारे लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट नहीं होता, है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट वी यूज, व्हेन वी हैव ऑड नंबर ऑफ द पुलिस, वी ट्राई टू पुट मोर नंबर ऑफ द पुलिस इन द अपर ब्लॉक। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आएगा ये क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से याद रखना है, समझ के रखना है। हो सकता है कि नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो आप लोगों को रीजन भी पता होने चाहिए और ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड करिए जरा बेटा, रीड करिए अच्छे से और समझने की कोशिश कीजिए, है ना। ओके, आई होप आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें गिवन में दी हुई है। सुमित डज 600 जूल ऑफ वर्क इन 10 मिनट्स। सुमित जो है वो क्या कर रहा है, 10 मिनट्स में 600 जूल का काम कर रहा है। वहीं पे अमित की बात करें तो वो 300 जूल इन 20 मिनट्स, 300 जूल 20 मिनट्स में कर रहा है। हमें इनके पावर का कितना पावर डिलीवर कर रहे हैं इसका रेशियो कैलकुलेट करना है।
है ना। तो सुमित के बारे में लिख लेते हैं, सुमित, ठीक है, या आप ऐसे कर लीजिए सीधा, वर्क डन बाय सुमित। देखिए बहुत बच्चे क्वेश्चन का आंसर तो जानते हैं लेकिन सही से लिखना नहीं जानते, प्रॉपर तरीके से लिख ली। एग्जामिनर को जब क्वेश्चन चेक करने में, मतलब क्वेश्चन जब चेक करने जाए तो उसे मजा आ जाए, सारी चीजें उसे, है ना, उसे सॉल्यूशन में ही दिख जाए, वो क्वेश्चन को भी ना देखे, ऐसी सिचुएशन में रहना चाहिए, है ना। अगर आपके ये चीजें तभी होंगी जब आप क्वेश्चन को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया, आपकी स्पीड अच्छी होगी और आपका टाइम सफिशिएंट होगा, है ना। और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस से ही इंश्योर कर सकते हो। तो प्लीज आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो वर्क डन बाय सुमित, इसको मैं कैसे लिख देता हूँ, वर्क डन नीचे सुमित लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, कितना वर्क डन किया है, 600 जूल का वर्क डन किया है सुमित ने। एंड कितना टाइम लिया है, टाइम टेकन टू डू दिस वर्क, ये टाइम कितना है हमारा, ठीक है, मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, ये कितना है 10 मिनट्स। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि जो भी यूनिट दी हुई है गिवन के अंदर ही आप उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैंने क्या किया, मैं इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10 इंटू 60 सेकेंड्स। तो आप देख सकते हो ये क्या हो जाएगा 600 सेकेंड्स। ओके, वैसे ही मैं क्या करता हूँ, अमित ने कितना काम किया है वो देख लेता हूँ। तो वर्क डन बाय अमित, है ना। इसे वर्क डन सुमित को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, है ना, वर्क डन बाय, वर्क डन एस लिख देता हूँ। ओके, तो अमित का क्या हो जाएगा, अमित का डब्ल्यू ए हो जाएगा। और कितना वर्क डन किया है इसने, 300 जूल का वर्क डन किया है, ठीक है। कितना टाइम लिया है, टाइम टेकन टी ए कितना है 20 मिनट्स। अब चूंकि आप लोग देखिए बेटा जानते हो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम अमित का पावर निकालना चाहते हैं, सॉरी सुमित का पावर निकालना चाहते हैं, तो सुमित पे हमने इस तरीके से लिख दिया। उसी तरीके से आप अमित का भी, अमित की भी पावर निकालना चाहते हो, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय अमित अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय अमित, इस तरीके से। और इन्हीं दोनों को तो हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो ऑफ पावर विल बी व्हाट, पी एस अपॉन में पी ए। पी एस की वैल्यू कितनी है बेटा, आप देख सकते हो यहाँ पे डब्ल्यू एस अपॉन में डब्ल्यू टी, सॉरी डब्ल्यू एस अपॉन में टी एस, ठीक है। और देखिए अब ये वाला पार्ट कहाँ आएगा, ये वाला पार्ट इसके नीचे आएगा, है ना, डब्ल्यू ए अपॉन में टी ए। देखिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देन पुट द वैल्यू डब्ल्यू एस अपॉन में डब्ल्यू टी, टी एस इंटू टी ए अपॉन में टी डब्ल्यू, सॉरी डब्ल्यू ए, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। डब्ल्यू एस की वैल्यू कितनी है 600 जूल, सारी चीजें एसआई यूनिट में दी हुई है ना। अमित, अच्छा अमित के टाइम को जरा हम सेकंड में चेंज कर देते हैं, तो इट विल बी 20 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 1200 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसका टाइम कितना हो गया 600 सेकेंड्स इंटू टाइम टेकन बाय अमित इज 1200 सेकेंड्स, ओके। एंड टाइम टेकन बाय, सॉरी टोटल वर्क डन बाय अमित इज 300, ठीक है। इसको काट दो, इसको काट दो 4, यानी सुमित की जो पावर है वो कहीं ना कहीं अमित की पावर से 4 गुना है, 4 टाइम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, सुमित की जो पावर है वो कहीं ना कहीं अमित की पावर से 4 टाइम है, ठीक है। देखिए अगर कोई समस्या है तो मुझे बताइए। ओके, चूंकि रेशियो पूछा था तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, पी एस अपॉन में पी ए इक्वल टू 4:1, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी आपसे कंपैरिजन करने के लिए बोलेगा तो कंपैरिजन इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जरा, डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
आई हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन सो मेनी टाइम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? 2 पॉइंट एटलीस्ट लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ताकि एक पॉइंट याद भी ना आए तो दूसरा पॉइंट एटलीस्ट याद रहे। पहला पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर द होल मास of the body is to be concentrated, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है, जैसे सपोज करिए एक बॉडी ले ली हमने, ये बॉडी है हमारी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला। तो मैंने आप लोगों को बताया जहाँ रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, वही पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज सी जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट क्या है, ये है बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और यहीं पे हमारा सारा का सारा मास जो है वो क्या होता है, नीचे की तरफ लग रहा होता है, ठीक है। मास आप लिख सकते हो नीचे की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है या नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। वेट नीचे की तरफ लगता है, एक्चुअली मैं करेक्ट वर्ड यूज करूं तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे सारा का सारा वेट नीचे की तरफ लग रहा होता है, या ये पॉइंट है, आप ऐसे लिखिए, ध्यान रखिए, है ना। मास concentrated at this point, ठीक है। छोटी सी बात लिख के आप समझा सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। इसके बाद मैंने सेकंड पॉइंट भी आप लोगों को बोला हुआ है ध्यान रखने के लिए कि द सम ऑफ मोमेंट ऑफ weight of all the constituents particle is 0 at this point, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट दिस पॉइंट, है ना, अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट अगर आप टोटल मोमेंट निकालेंगे बेटा इस बॉडी के सारे पार्टिकल के वेट की वजह से, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सपोज करिए यहाँ कोई वेट है, यहाँ कोई वेट है, यहाँ कोई वेट है, उसी तरीके से इस साइड कोई वेट है, इन सब का वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, है ना। मान लेते हैं ये W1 है, ये W2 है, ये W3 है, ये W4 है, और इन सब का जो डिस्टेंस है यहाँ से x1 होगा, ये x2 होगा, ये x3 होगा, ये x4 होगा, इस तरीके से सबका डिस्टेंस जो है आपने ले लिया, है ना। तो इन सब का सम जो है by considering the direction of the moment also, है ना। ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ये क्या होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट जनरेट करेगा एंड दिस विल जनरेट द मोमेंट इन द दिस विल जनरेट द मोमेंट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो कहीं ना कहीं इसका जो मोमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, इसका जो मोमेंट होगा बेटा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इन सब का सम जो है करोगे तो 0 के बराबर आएगा। आइए जरा कैसे होगा, मैं लिख लेता हूँ W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2 माइनस, देखिए इधर वाले की वजह से, इधर वाले वेट की वजह से W3 इंटू x3, कैसा मोमेंट जनरेट होगा, नेगेटिव, माइनस W4 x4, इन सब का सम जो है बेटा 0 के बराबर आएगा। इस तरीके से आप लिख के आप इस एक नंबर के क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिटेल में भी लिख सकते हो, ठीक है, इफ यू हैव टाइम। बट जैसा कि हम जानते हैं कि एग्जाम में बेटा हमारे पास टाइम तो नहीं होता है ना, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन को डिटेल में लिखने की कोशिश करिए, है ना, एग्जामिनर खुश हो जाए कि उस बच्चे को सारी नॉलेज है उस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। आइए चलिए क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है एक होलो आइसक्रीम कोन है जिसकी हाइट हमारी 6 सेंटीमीटर दी हुई है। आइए जरा एक होलो कोन बना लेते हैं।
कोन ये रहा, ठीक है, एक मैंने ऐसे होलो कोन ले लिया, ओके, एंड दिस हाइट, ये जो हाइट आपको गिवन है बेटा, ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, यानी मैं इस पॉइंट को O एज्यूम कर लेता हूँ और इस पॉइंट को G, तो ये O से G तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है, दैट इज 6 सेंटीमीटर, है ना। हमसे पूछ रहे हैं वेयर इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द ब्रॉडर बेस, इसको आप क्या बोलोगे, ये जो नीचे वाला बेस है ये क्या हो जाएगा आपका ब्रॉडर या ब्रॉड बेस, सॉरी, है ना, जिसपे खड़ा है कोन, है ना, इस बेस को आप क्या बोलोगे ब्रॉड बेस। तो इस ब्रॉड बेस से आपको पूछ रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन। अच्छा ये होलो कोन है, मैंने आप लोगों को बताया है CG फॉर हॉलो कोन कितना होगा आप देख सकते हैं। तो बेटा हॉलो कोन के लिए CG जो है वो क्या होता है h/3 डिस्टेंस पे होता है, तो h की वैल्यू कितनी 6/3 यानी 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस, यानी बेस से बेटा 2 सेंटीमीटर की हाइट पे आपका यहाँ पे क्या होगा CG होगा, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाए प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा यही अगर मैं आपसे पूछूं एडिशनल क्वेश्चन हो जाता या कुछ मैं आपसे हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपसे जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, अभी 2026 का जो एग्जाम है उसके अंदर आपसे होलो ना लेके सॉलिड बोल देता हूं, तो बेटा ध्यान रखेंगे सॉलिड कोन का जो CG है वो क्या होता है h/4 पे होता है, h/4 फ्रॉम द बेस ऑफ द कोन, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये मैंने लिख दिया है ना, क्वेश्चन आपको समझा दिया है किस तरीके से इसकी वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, अच्छा मैं अगर आपसे ये कहूं कि व्हाट इट्स पोजीशन चेंजेस व्हेन इट फिल्ड विद कंप्लीटली विद हनी, अगर मैं इस पूरे कोन को, है ना, इस पूरे कोन को अगर ये कोन को उल्टा कर दूं मैं ऐसे, सपोज करिए ये कोन को मैं ऐसे बना दूं, है ना, और इस पूरे कोन में मैं क्या कर दूं हनी फिल कर दूं, क्या फिल कर दूं हनी, ठीक है, तो बेटा क्या होगा अब ये हनी फिल हो जाएगा तो आपको नहीं लगता कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा, है ना, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने जब हनी फिल कर दिया तो कहीं ना कहीं ये कोन क्या हो जाएगा होलो से सॉलिड कोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब सॉलिड कोन में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे सॉलिड कोन में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो ये होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये किस तरीके से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, है ना, अगर चीजें बेटा जरा से भी डाउटफुल हैं तो प्लीज टेक अ पॉज, थोड़ा सा पीछे जाइए वापस से देखिए और समझ में आएगा डेफिनेटली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा बेटा। कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल मार्बल्स हैं A एंड B, उनको नीचे गिराया जा रहा है ना, डायग्राम में आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ये बेटा आपका मार्बल है, यहाँ पे मार्बल A है और ये मार्बल B है, इस मार्बल को नीचे गिराया जा रहा है, ठीक है, नीचे ड्रॉप किया जा रहा है, ये इस तरह का पाथ है आप देख सकते हैं, है ना, तो नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं इसको इधर से और इसको हम इधर गिरा रहे हैं। अब हमसे सवाल पूछ रहे हैं अच्छा अलोंग द पाथ 1 एंड पाथ 2, ऑब्वियसली बात है ये पाथ 1 है, दिस इज योर पाथ 1, अगर विजिबल नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एंड दिस इज योर पाथ 2, है ना, तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है पाथ 1 जो है हमारा फ्रिक्शनलेस सरफेस है एंड पार्ट 2 जो है थोड़ा रफ सरफेस है, इस पे क्या है फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन है नहीं तो बहुत स्मूथली वो मूव करेगा, किसी भी तरह का लॉस देखने को नहीं मिलेगा, है ना, तो ये कह रहा है कि विच फ्रिक्शन विल श्योरली रीच द नेक्स्ट पीक, हमारा कौन सा मार्बल जो है विच मार्बल, तो ऑब्वियस सी बात है हमें समझ में आता है कि जो फ्रिक्शनलेस सरफेस है ना, उस पे मार्बल की जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं अच्छी बनेगी, और जब मार्बल की स्पीड अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी भी बढ़िया रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी का यूज करके वो इस पॉइंट पे पहुंच सकता है, इसके चांसेस सबसे ज्यादा है ना, तो कौन सा मार्बल है मार्बल ए, सॉरी, ठीक है, कौन सा मार्बल है मार्बल ए, along which path the mechanical energy will be conserved, तो दोनों ही पाथ पे बेटा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, ये ध्यान रखेंगे कि
दोनों ही पाथ पे मैकेनिकल एनर्जी हमारी क्या होगी, कंजर्व रहेगी, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किस पे काम करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर ये पाथ फ्रिक्शनलेस है तो सारी एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके ये इस पीक पे पहुंच जाएगी, वो सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस पाथ पे भी मूव कर रही है तो जो भी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ, आप बोल सकते हो कि वो अगर नहीं भी पहुंच पाया तब भी उसकी कुछ ना कुछ तो हाइट पड़ेगी, यानी कहीं ना कहीं उसका पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज होगा ही होगा। इसके अलावा कुछ लॉसेस फ्रिक्शन की वजह से भी हो जाएंगे। तो सारी चीजें कंसीडर करते हुए अगर आप देखोगे तो एनर्जी कंजर्व रहेगी, है ना, इन बोथ मार्वल ए एंड बी। सॉरी पाथ लिखना है ना, ओके। ऐसे आप लिख सकते हो अलोंग पाथ ए एंड बी बोथ, ठीक है, इस चीज को समझिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलोंग विच पाथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल ओबे, है ना। इसका आंसर भी इंटरेस्टिंगली यही हो जाएगा। देखिए कितना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और जरा सा आंसर है, और आपके हो सकता है 3 नंबर का क्वेश्चन हो तो बड़े आराम से 3 नंबर मिल जाए, है ना। इस तरह के क्वेश्चन को हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। लाइक एक सिचुएशन दे दी, सिचुएशन में आपको समझना है, आपको अपने फिजिक्स का यूज करना है, फिजिक्स की नॉलेज का यूज करना है, या जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट 10th क्लास में है वो सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आई होप नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, है ना। सब जगह पे मैंने बता ही दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगी, कंजर्व, मतलब ऑब्वियस सी बात है ओबे करेगी, इसी वजह से तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी क्या हो रही होगी, कंजर्व रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव दो पुली दिए हुए हैं आपको, है ना। तो ये हमें समझ में आता है 2 पुली है, तो इसमें से एक पुली जो है वो क्या है, फिक्स्ड है ना, दिस इज अ फिक्स्ड पुली, फिक्स्ड पुली है, और ये आपका मूवेबल पुली है, ठीक है, दिस इज मूवेबल पुली। ओके, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपी एंड कंप्लीट द लेवल डायग्राम बाय कनेक्टिंग द 2 पुलीज विद टैकल टू ऑब्टेन द वेलोसिटी रेशियो 2। हमें क्या करना है, इस पुली को क्या करना है, कंप्लीट करना है ना, ताकि हमारा जो वेलोसिटी रेशियो है वो कितना आ जाए, 2 आ जाए। जरा सोचिए इस सवाल में क्या करना है हमें। मैंने आपको रोप डालना सिखाया था बेटा, किस तरीके से हम लोग रोप डालते हैं, है ना। तो हम लोग किस तरीके से रोप डालेंगे जरा आइए देखते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले रोप को यहां से लेके आता हूँ, यहां से लेके जाता हूँ, एंड देन इस तरीके से रोप डाल देता हूँ। ये मेरा क्या हो गया, एफर्ट हो गया, एंड दिस इज माय लोड, है ना, ये आपका लोड है, समझ में आता है ये। तो इस तरीके से आप रोप डाल के आप क्या कर सकते हो, इस फिगर को कंप्लीट कर सकते हो। और जब ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको टेंशन दिखाना नहीं भूलना है भाई, ये बात ध्यान रखिएगा कि टेंशन कहाँ कहाँ आ रहा होगा, कहीं ना कहीं यहाँ टेंशन आ रहा होगा और यहाँ टेंशन आ रहा होगा, है ना। तो अब आपसे पूछा जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, इसका जो, देखिए ध्यान से समझिए, इसका जो वेलोसिटी रेशियो होगा वो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, आपको सोचिए, आप निकाल के देखिए, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट साइड, सॉरी एफर्ट डिस्प्लेसमेंट अपॉन लोड डिस्प्लेसमेंट। एफर्ट डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो सपोज करिए इसे x डिस्टेंस पे मूव कराना है, मैंने क्या बोला, इसे x डिस्टेंस से मूव कराना है, तो लोड साइड बेटा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, लोड सॉरी एफर्ट साइड जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा 2x होगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पुलीज होते हैं उतने टाइम आपको रोप को और एक्स्ट्रा खींचना पड़ता है ना। तो सपोज करिए यहाँ पे आपका ये क्या है, डीएल है, यानी लोड साइड डिस्प्लेसमेंट अगर x डिस्टेंस से मूव किया है तो एफर्ट साइड जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी एफर्ट साइड, सपोज करिए लोड को आपको 1 मीटर से उठाना है, तो एफर्ट साइड से जो रोप आप खींचोगे, टोटल जो रोप आप खींच पाओगे, है ना, वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा, यानी 2 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, जितने नंबर ऑफ पुलीज होते हैं उसी के बराबर वेलोसिटी रेशियो होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 2x अपॉन में x आ गया, है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया, 2 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है हमसे कि लोड हमारा कितना है, लोड है हमारा 48 किलोग्राम फोर्स, ठीक है, 48 किलोग्राम फोर्स, और एफिशिएंसी आपको इतनी दी हुई है। देन हमसे बोल रहा है कि सबसे पहले मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करिए, तो मैकेनिकल एडवांटेज निकाल देते हैं बेटा। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, देखिए मैकेनिकल एडवांटेज का हमारा फॉर्मूला होता है, आपको पता है, लोड अपॉन में एफर्ट होता है, इक्वल टू
ठीक है, ये चीज समझ में आती है ना। लोड साइड डिस्प्लेसमेंट अपॉन सॉरी एफर्ट साइड डिस्प्लेसमेंट अपॉन लोड साइड डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि अगर मैं इस पुली की बात करूं, चलिए एक बार देख लेते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज का एक फॉर्मूला और पता है हमें, मैकेनिकल एडवांटेज इनटू नहीं एफिशिएंसी इनटू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा। पहले ये देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्या ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि नहीं। अगर नहीं पता है बेटा तो आप इस चीज को समझिएगा कि है ना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, है ना, तो आप लोगों को पता होने चाहिए बिल्कुल। चलिए तो आइए फर्स्ट पार्ट को हम कैलकुलेट करते हैं, सॉरी फर्स्ट पार्ट मतलब मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड क्वेश्चन का ही यानी बी पार्ट का ही, ठीक है, बी पार्ट का ही फर्स्ट पार्ट हो गया। क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या, एफिशिएंसी इनटू वीआर। मुझे पता है, मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है, वीआर यानी वेलोसिटी रेशियो किसी भी मशीन को बनाते टाइम ही डिसाइड कर ली जाती है, एंड वीआर फॉर दिस अरेंजमेंट इज 2, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एफिशिएंसी कितनी दी हुई है, एफिशिएंसी आपकी पॉइंट कितनी दी हुई है, 80%, सॉरी हाँ 80% दी हुई है। तो एफिशिएंसी आपकी 80% दी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। और वेलोसिटी रेशियो कितना है आपका, वेलोसिटी रेशियो 2 है, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 1.6 आ जाएगी, किसकी, मैकेनिकल एडवांटेज की। दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, ध्यान से समझना है बेटा किस तरीके से आंसर है, ठीक है, ओके। आइए जरा नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं, इसी का ही बी पार्ट है। हमसे ये बोल रहा है कि एफर्ट नीड टू लिफ्ट द लोड। अब मुझे एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा उस लोड को उठाने के लिए, अगर उसकी एफिशिएंसी हमारी 0.8 है और लोड हम कितना लगा रहे हैं, इतना, ठीक है। तो चूंकि अब हमें मैकेनिकल एडवांटेज पता चल गया, वी कैन यूज दिस रिलेशन, वी कैन यूज दिस रिलेशन, ओके। तो इसी का जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, इस चीज को देखेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज है हमारा 1.6 इक्वल टू लोड हमारा कितना है बेटा, लोड है आपको देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 48 केजीएफ दिया हुआ है ना, तो ये 48 दिया हुआ है, आपको एफर्ट निकालना है, तो एफर्ट निकाल देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफर्ट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 48 अपॉन में 1.6, ठीक है। आपको पता है ये जीरो हटाएंगे, ये इधर लगाएंगे, और 16 का टेबल अगर आता होगा तो बेटा 48 कितने टाइम पे जाएगा, ठीक है, 3 टाइम पे, तो ये हो जाएगा बेटा 30। तो एफर्ट का जो फॉर्मूला, एफर्ट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 30 kgf, ठीक है, दिस इज योर आंसर, 30 kgf विल बी योर आंसर, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा आंसर, 30 kgf। मैं लिख देता हूं, देखिए 30 kgf, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया था, 1.6। देखिए सवाल बहुत इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्वेश्चन में कहीं भी डिफिकल्ट पार्ट है ना। समझना बस ये है कि हमें जो सिचुएशन दी हुई है उस सिचुएशन को समझते हुए अपने सारे कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके इम्प्लीमेंट करना है ना, बस इतना सा पार्ट है। देखिए ये चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, अदरवाइज यू गोना सफर रियली इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आपको पहले से ही प्रैक्टिस करनी है, एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद अस। चलिए तो यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, है ना। हमने कौन से ईयर के क्वेश्चन किए हैं, वी हैव डन आवर PYQs ऑफ 2024, ठीक है। हमने सारे PDF सॉरी सारे क्वेश्चंस जो हैं 2024 के कर लिए हैं, ठीक है। हमने अब से पहले जितने भी वीडियोस PYQs के किए हैं उन सभी वीडियोस में एक कंसर्न था, है ना, कि वीडियोस देखिए बेटा, हमारी मेरी क्लास जो है, पर्टिकुलरली मैं अपनी क्लास के बारे में बताता हूँ, डेली 8:30 PM इवनिंग में हमारी क्लास होती है, एक्सेप्ट संडे, ठीक है। तो आप ज्वाइन करके आप क्लास कर सकते हैं, है ना। रेगुलरली वीडियो अपलोड हो रही है और आप लोगों को रेगुलरली पढ़ाई करनी है। देखिए मैं और मेरी टीम आप लोगों की मदद करने के लिए हमेशा अवेलेबल है। आपको किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हम आप तक आपकी समस्या को सॉल्व कर सकें, आप तक पहुंच के आपकी समस्या को सॉल्व कर सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड।
Don't forget to share these videos and like, share and subscribe to our channel. Thank you.